गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से आगे करेंगे जो पार्ट 2 के रूप में है। इसको हम लोग देखते हैं। 1 से 50 तक पार्ट 1 में कर दिया गया है कवर, 50 से 100 इसमें कर देंगे। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस्ट जेस्टे बताई गई है? तो धारा 6 में रेस्ट जेस्टे की बात की गई है। ये जब एक व्यक्ति एडमिशन से रिलेटेड है, इंडियन एविडेंस एक्ट की सीधा सीधा डायरेक्ट है धारा 19 में जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? तो न्यायिक साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम का ये क्वेश्चन है। तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य को न्यायिक साक्ष्य के रूप में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो दस्तावेज की डिफिनेशन दी गई है यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख वो साक्ष्य है। व्यंग्यात्मक चित्र पेंटिंग बनाते हैं वो भी है। एक मानचित्र भी है। तो कौन दस्तावेज नहीं है पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे दस्तावेज हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा में दी गई है? तो धारा 113B में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो द्वितीयक साक्ष्य क्या नहीं है? तो इसको ऑप्शन वाइज पढ़ते चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रति जो ये है द्वितीयक साक्ष्य। मूल प्रति से निर्मित या तुलनात्मक प्रति ये भी है सेकेंडरी एविडेंस। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है, इसे भी द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रति, जब प्रमाणित नहीं हुई तो वो कैसे माना जाएगा कि सेकेंडरी एविडेंस है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? तो ये धारा 26 में दिया है कि वाद दायर किया जाएगा, और इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है कि वाद इन डुप्लीकेट यानी 2 कॉपी में दायर किया जाता है। इससे संबंधित ऑर्डर को पढ़ने पे ये सब क्लियर हो जाएगा। ये सिविल प्रक्रिया संहिता का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। प्रतिवादी उस पर समन्स की तालीम की तारीख के 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित ऑर्डर पेश कर सकता है। देखिए, प्लेंट फाइल होता है, समन दे दिया जाता है प्रतिवादी को, तो उनको रिटेन स्टेटमेंट देना रहता है प्लेंट के आधार पे। तो वो कितने दिनों के भीतर देना रहता है? तो 30 दिनों के भीतर, और विशेष परिस्थितियों में 90 दिनों के भीतर। यही इसका रिटेन स्टेटमेंट का फाइल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 57 का सही है। 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन जो था 57 वो सिविल प्रक्रिया संहिता का था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न पर या विधि के प्रश्न दोनों पर की जा सकती है। ठीक। द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकता है, वो भी सही है। द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि नहीं, द्वितीय अपील जो होगा वो विधि के सारवंत तत्व पे ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका है। गलत कथन है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी सिविल प्रक्रिया संहिता का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं 58। इसका स्कैन अच्छा से नहीं हो पाया है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुने। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थम करार की बात करती है? तो ये धारा 7 में मध्यस्थम करार के बारे में बताया गया है। किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाई को समाप्त किया जा सकता है? तो मध्यस्थ कार्रवाई कब समाप्त हो जाएगी? जब अंतिम विवाचन पंचाट, जब अंतिम अवार्ड इसमें आ जाएगा, या अंतरिम पंचाट नहीं, अंतरिम आएगा तब तो प्रोसीडिंग चलती रहेगी। जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी, ये 2 कंडीशन है, 1 और 3, इसका सही विकल्प है। उस समय मध्यस्थम की कार्यवाही समाप्त मान ली जाएगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 60 की विकल्प ए सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की।
मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थम से ज़्यादा मध्यस्थम का इसमें पूछा जा रहा है कि जहां मध्यस्थम में कार्यवाही हो रही है मीडिएशन की, वहां एक से ज़्यादा लोग एज सुनने वाले हैं, जज हैं, जो आप इस तरह से समझें। निर्णय किसका होगा? तो जो बहुमत के सदस्यों का निर्णय होता है वही मान्य होता है, वहाँ भी यही लागू होगा। ये एडीआर से संबंधित क्वेश्चन है, धारा 29 से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंटी लाइट वाद लंबित रहने का भरण पोषण का प्रावधान दिया गया है, तो ये 24 में है। और यहीं पे एक सेक्शन महत्वपूर्ण है, प्रोसीडिंग इन कैमरा का, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पिछली बार हरियाणा जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति उसका पागल हो। 2 वर्ष से, यदि पति इस अवधि तक पागल हो, 2 वर्ष तक यदि पागल है तो मुस्लिम महिला तलाक के लिए हकदार होगी, और यदि उसे 7 वर्ष की कारावास हो गई है तो भी वो तलाक के लिए हकदार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। मुस्लिम महिला के पास, इसमें पूछा जा रहा है कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग सकती है, परंतु वो किस मुस्लिम तलाक संरक्षण अधिनियम, जो शाहबानो बेगम के बाद अधिनियम बना था 1986, उसकी कौन सी धारा में इससे संबंधित प्रावधान है? तो वो धारा 5 में इससे संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? हिंदू विवाह में धारा 11 में शून्य विवाह के बारे में बताया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से पूछा जा रहा है कि कौन एक आधार नहीं है। तो यदि द्विविवाह विवाह है तो भी शून्य हो जाएगा। प्रतिसिद्ध संबंधों में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में विवाह हो रहा है तो वो भी शून्य होगा। सपिंडों के बीच में विवाह हो रहा है तो वो भी शून्य होगा, परंतु बाल विवाह शून्य नहीं होता है, उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 65 का सही विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है सपिंड संबंध से तात्पर्य है? तो सपिंड में तीसरी पीढ़ी की माता और 5वीं पीढ़ी के पिता को सपिंड माना जाता है, परंतु यदि पूर्व में चलेंगे, वैदिक युग में चलेंगे, तो माता की पीढ़ी में 5वीं थी और पिता की पीढ़ी में 7वीं थी। इन दोनों को अंतर को आप समझेंगे। यहाँ पे स्कैन थोड़ा सही हुआ है, परंतु उतना अच्छा इधर भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रति परीक्षा में ही सूचक प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर न्यायाधीश के आदेश से, परंतु ऐसे क्वेश्चनों का जहां भी आए प्रति परीक्षा यदि ऑप्शन है तो सीधा उसी को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? ये जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात पूछी जा रही है। अच्छा, ये सूचक प्रश्न का जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 67, ये सीआरपीसी का क्वेश्चन है। 68 नंबर एविडेंस एक्ट का है। इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात की जा रही है। न्यायोत्तर न्यायिक संस्वीकृति पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को दी गई संस्वीकृति एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। यानी जो फ्रेंड को दिया गया हो, डॉक्टर को भी दिया गया हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विवाचक प्राधिकार प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वाराबद्ध विवाचक प्राधिकार, प्लीज होल्ड, इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या कहते हैं। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड। हाँ, आर्बिट्रेशन जो है, तो हम लोग पढ़े भी हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधान एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन पे नहीं अप्लाई होता है, और सिविल प्रक्रिया के भी प्रावधान से वो बंधा हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से वो दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 आर्बिट्रेशन एक्ट का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि क्या आर्बिट्रेशन सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के लिए बाध्य है? तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग, 70, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका
पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होगी। पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके नाम में ही छुपा है। तो पारिवारिक पेंशन, उपेक्षित बच्चे, दंगा पीड़ितों की याचिका, मकान किराएदारी के मामले इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे देश में एक अलग किराएदारी अधिनियम है, हर राज्यों के हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यायाधीश का नाम आप याद रखेंगे। और एक इसमें नया क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि किस केस में जनहित वाद के किस केस से फाइन लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य ख्याति प्राप्त करना है और संपत्ति बनाना नहीं है, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ऐसा इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी सही है। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक समान ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखते हैं, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित था? तो त्वरित न्याय के अधिकार के रूप में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर सामने आया था आर्टिकल 21 के आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन से। आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये संविधान का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 74 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद, जो रीट होते हैं ना, उन रीट को पढ़ लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रीट से एक क्वेश्चन रहता है, ये 4-5 रीट हैं। तो अधिकार पिक्षा रीट सार्वजनिक पद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी सही है। रिज्ड बनाम बाल्डविन का केस संबंधित है, तो प्राकृतिक न्याय से संबंधित ये केस था, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। आरडी अल्ट्रम पार्टम का अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को सुने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है। इसमें दो मैक्सिम बहुत महत्वपूर्ण है, एक आरडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी बिकम अ जज इन हिज ओन मैटर, अपने मामले में कोई भी न्यायाधीश नहीं बनता। दो इसमें से मैक्सिम है, दोनों को आप जरूर देखेंगे, और उसमें दूसरे वाले में कुछ केस हैं, उनको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, अपने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बनाए। तो ये आप सभी को पता है कि बार के नियम एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा बन रहा है। ये क्वेश्चन एडवोकेट एक्ट से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो तलाक का अधिकार मानसिक विकार भी है, संक्रमण रूप से यौन रोग, कम्युनिकेबल वर्ल डिजीज, असाध्य पागलपन, 3 महीने से कम समय से अलग रहना, ये डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 हिंदू लॉ से संबंधित था, इसका डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? सारे धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, ईसाई विवाह अधिनियम है हमारे यहाँ, और उसका डाइवोर्स भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत होता है। इस पे भी मेरा एक वीडियो है, लिव इन रिलेशनशिप में इन सब बातों के बारे में बताया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है, गोद लेने के प्रभाव से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तित कर के और विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। कंपनी जो है ना, वो अपने मेमोरेंडम, कंपनी का 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक तो होता है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये कंपनी के संविधान के रूप में कार्य करते हैं, उसमें संशोधन करके कंपनी अपने नेचर को परिवर्तित कर सकती है। प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। वो कैसे होगा? तो ये बोर्ड के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तब ये बनेगी। ये कंपनी लॉ से संबंधित है।
ऐसे क्वेश्चन यदि कॉमर्स बैकग्राउंड के आप नहीं हैं तो ढूंढना कठिन है, और इनको ये भी जो इस स्टूडेंट का पेपर है वो किए भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में रिसर्च करके पहले ही समय नष्ट ना करें, जो बिल्कुल जिस पेपर के लिए आप नए हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए ये भी कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल की बात इसमें की जाती है, तो ये होती है कंपनी विधि से संबंधित है। लिफ्टिंग ऑफ इस किस केस में कहा गया और कौन से न्यायाधीश द्वारा कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट विल का बारे में जो लगभग इससे एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है इधर उधर से करके, श्योरिटी तो नहीं है, मैं बस कह ही रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये महत्वपूर्ण है। और एक इसमें है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135 में है कंपनी अधिनियम 2013 में, उससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल लॉ से है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अपील निहित है? तो ये धारा 5A में है, और ये अपील ट्रिब्यूनल एनजीटी का किस शेड्यूल में बताया गया है? इसी के शेड्यूल में बताया गया है। कुछ ऐसा इसका शेड्यूल भी देख लेंगे, उससे भी क्वेश्चन कहीं पे देखा गया है। 84 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार, माफ़ करेंगे, 84 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो ये संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछ रहा है। अनुच्छेद 51A(g) में पर्यावरण संरक्षण एक कर्तव्य है हर भारतीयों का। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपील ट्रिब्यूनल, ये साइबर अपील ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो अपील ट्रिब्यूनल से यदि कोई प्रभावित होता है तो उच्च न्यायालय में अपील करेगा। ट्रिब्यूनल का अभिप्राय यह ना समझ ले कि केवल उच्चतम न्यायालय में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही संबंधित क्वेश्चन है, आईटी एक्ट से। प्राप्तकर्ता इनको माना जाएगा, इंफॉर्मेशन जो प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक, ये ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें 7 व्यक्ति का होना आवश्यक है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। नियोक्ता द्वारा, प्रमुखतः ये भी लेबर लॉ का ही पार्ट है, पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट अंग्रेजी और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होना चाहिए। होना अंग्रेजी में चाहिए, लेकिन कामगारों के समझने वाली भाषा में भी उसको होनी चाहिए उस आदेश को। क्वेश्चन नंबर 89, एक अधिवक्ता, ये एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि एक अधिवक्ता कितने समय तक विश्वविद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थानों में विधि का शिक्षण दे सकता है? तो ये 3 घंटे तक दे सकता है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि अधिवक्ता कम से कम 10 या 7 वर्ष, ये कन्फ्यूजिंग है कि प्रैक्टिस होने के बाद ही ऐसा कर सकता है, तो इसको ज़रूर आप लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो ये प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा के केस में कदाचार के लिए, और भी मिसकंडक्ट से संबंधित केस हैं जिनको आप देख लेंगे, ये एडवोकेट एक्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91 भी एडवोकेट एक्ट का क्वेश्चन है, धारा 35 से। धारा 35 अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण धारा है। तो ये है कि यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के 60 दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। टाइम लिमिट दिया गया है, 60 दिनों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील
किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन लॉ ऑफ टॉर्ट से है। यूबी जस ईबी आइडम रिमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इसमें स्वीकृत हुआ था। एसवी बनाम वाइट में, इसमें जैसे उसका वोट देने का अधिकार था और वोट नहीं देने दिया गया था तो उससे प्रतिकार मिला था। भारत में ऐसा केस भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का केस है। क्वेश्चन नंबर 93, ग्लेस्टर ग्रामर स्कूल केस संबंधित है, किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? तो ये है डेमनम साइन इंजूरिया। इसमें कन्फ्यूज़न होता है। डेमनम साइन इंजूरिया में क्षति तो हुई, डेमनम का मतलब देखिए क्षति हुई बिना इंजरी के, यही इसका मतलब हुआ। और इंजरिया में क्षति हुई, हानि हुई बिना क्षति के, डेमनम। इन दोनों को हिंदी में लिख लेंगे, डेमनम का हानि और इसका क्षति। तो लॉ ऑफ टॉर्ट किसको डील करता है? क्षति को डील कर रहा है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको हिंदी में लिख करके एक बार समझने का प्रयत्न करेंगे तो इस मैक्सिम में, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है। इंजुरिया एसवी वर्सेस वाइट पे आधारित है, जिसमें आपका विधिक अधिकार का क्षति होता है तो इंजरी हो जाएगा। और किसी में क्षति बस हो रहा है, जैसे स्कूल का कंपटीशन में स्कूल खुला तो उसका फीस कम हो गया, क्षति हुआ, लेकिन विधिक क्षति नहीं हुआ तो वो डायनम साइन इंजुरिया हो जाएगा। और इंजुरिया साइन डेमनम में वोट देने का अधिकार था, वोट नहीं देने गया तो उसको इंजरी हो गया, तो इंजरिया साइन डेमनम। इसको आप देख के समझेंगे। ये भी लॉ ऑफ टॉर्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि 10 करोड़ से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। तो देखिए सारे का जो क्षेत्राधिकार है, डिस्ट्रिक्ट प्राधिकरण कितना सुनेगा, इसके बाद राज्य स्तर और फिर उससे ऊपर, तो ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इन सबको देखना होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील होती है, राज्य आयोग में होगी। क्वेश्चन नंबर 96, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में, ये इनकम टैक्स से संबंधित क्वेश्चन है। निवासी टैक्स की काटने की जो शर्त होती है उसमें कोई व्यक्ति भारत का निवासी मान लिया जाएगा यदि वो 182 दिनों से या उससे अधिक अवधि में तक भारत में रहता है, 182 दिन। क्वेश्चन नंबर 97, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त 14 लाख रुपए पर मकान निम्नलिखित में से किस शीर्षक वसूला जाएगा? तो देखिए ये पूंजीगत लाभ से है। इनकम टैक्स में 5 क्लासिफिकेशन है। स्रोत, आय के स्रोत, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल और व्यवसाय, प्रोफेशन, अदर प्रोफेशन करके 5 हेड हैं जिससे इनकम को क्लासिफाई किया गया है। तो ये पूंजीगत लाभ से आएगा, इनकम टैक्स के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, एक व्यक्ति जिन्हें फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है, ऑक्यूपायर अधिभोगी कहलाएगा वो व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम 1948 के अंतर्गत कंपनी सारा चीज कंपनी का होल्ड कर रहा है, ये कंपनी अधिनियम में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 90, माफ करिएगा कंपनी अधिनियम मैंने कह दिया, ये फैक्ट्री अधिनियम में लिखा है, लेबर लॉ से संबंधित अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्य को कार्यान्वित कराने के लिए सुरक्षा अधिकारी 1000 से अधिक में रखा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कामगारों के बाद पीएफ काटने की व्यवस्था किया जाएगा। लेबर लॉ से ही ये भी क्वेश्चन है, ये मोटर अधिनियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? तो सड़क दुर्घटना हो जाती है तो पहले एफआईआर होता है, फिर याचिका की जाएगी क्लेम ट्रिब्यूनल में, और बीमा कंपनी को यदि पता है, गाड़ी नंबर ये सब है तो बीमा कंपनी पता चल जाती है, उस पर किया जाएगा। यदि पता नहीं है तो भी बीमा कंपनी के अज्ञात वो नाम नहीं आएगा, क्लेम किया जाता है और मिलता है।
इस तरह से ये 100 क्वेश्चन हो गया 17वीं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की। यदि किसी भाई को कहीं पे दिक्कत हुई हो तो बताएं, फिर से इसको दूसरे ईयर का किया जाएगा यदि हिंदी में क्वेश्चन मिलता है तो। अन्यथा किसी को किसी अधिनियम में जो इसके सिलेबस में है दिक्कत समझ में आएगी तो उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाएगा, परंतु हाँ कोई बता करके मोटिवेट करेंगे तब। यदि आप पहली बार सुने हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।